नमस्कार दोस्तों भारतीय संस्कृति में आज भी ऐसी कई सारे चीज़ें हैं जिनके ऊपर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मगर कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको हम अपने आंखों से देख लेते हैं और उनको देखने के बाद हम उनके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। उस रोज़ बारिश के दिन चल रहे थे। सावन के महीने में ना जाने कब बिन बुलाए बारिश आ जाती थी। इसी बीच एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बकरी चराने के लिए अपने गांव के बगल में एक जोहड़ में गया हुआ था और हम सभी आपस में एक मिट्टी के ढीले पर बैठकर बातें करने लगे। तभी मेरा एक दोस्त जिसका नाम करण था, उसने कहा, भाई मैंने सुना है कि यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर आगे एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में आज तक कोई नहीं गया और जो भी गया वो वापस नहीं आया। वो क्या था कि मैं इन चीज़ों को अंधविश्वास के तौर पर लिया करता था। पहले तो मैं शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन पिछले 7-8 दिनों की छुट्टी चलने की वजह से मैं अपने गांव में आ गया था और इसी के चलते मैं अपने दोस्तों के साथ जौहर की तरफ आ जाता था। जैसे ही मैंने अपने दोस्त के जुबान से उस कब्रिस्तान का नाम सुना तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और अब मेरे अंदर उस कब्रिस्तान में जाने की चुल मचने लगी कि मैं इस कब्रिस्तान के अंदर जाकर देख आऊँगा। ना जाने क्यों लेकिन मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे और मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि रात हो या दिन और मैं ये कर सकता हूँ। मेरी बातों को सुनने के बाद मेरे दोस्तों ने मेरी तरफ घूर कर देखा और उसके बाद बड़ी ही धीमी आवाज़ में बोली, कायदे को ऐसे किसी के बेकाबी में नहीं आना चाहिए। ना जाने हमारे साथ कब क्या हो जाए। उस जगह पर जाने के बारे में अपने मन में ख्याल भी मत लाना, वरना हम तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। दोस्त की बात सुनकर मैं थोड़ा चुप हो गया, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि उन सभी के मन में इन सब चीज़ों के प्रति कितना डर बैठा हुआ था। मैंने अपने अध्यापकों से सुना था कि कब्रिस्तान जैसी चीज़ों पर किसी भूत प्रेत का कोई भी साया नहीं होता, ये सब बस अफवाह होती है। इसीलिए मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों से कोई ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने मुझे फिर से बताया कि वहाँ पर एक कोबरा राक्षस रहता है, तो उनकी बात सुनकर मैं तो और भी ज़्यादा अचंभित हो गया। मैंने तो भूत प्रेत डायन इनके बारे में तो काफ़ी सुना था, लेकिन कोबरा राक्षस के बारे में पहली बार सुन रहा था। उसके बाद मेरे दोस्तों ने आगे मुझे बताते हुए कहा, एक ऐसा राक्षस होता है जिसके सर पर बाल नहीं होता। वो बेहद गंजा होता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही डरावनी होती है। इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी बातों को सुनकर मुझे अभी भी उनकी बातों पर कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से निकल गया। लेकिन ये बात अब मेरे दिल में चुभने लगी। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने शिक्षा का तो मजाक बना रखा है और अब मैंने ठान लिया कि मैं किसी भी हालत में उस जगह का वीडियो बनाकर सबके सामने शेयर करूँगा। अब ये बात मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गई कि इसके लिए तो मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैं दूसरे दिन वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उस दिन किसी वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। लेकिन अगले दिन मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसके बारे में मैं कभी सोचा तक नहीं होगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके जानने के बाद शायद आप भी बुरी तरह से कांप सकते हैं। दोस्तों, उस दिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि आज की रात अमावस की रात होने वाली थी। दोस्तों, कहते हैं कि इत्तेफाक एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को कभी भी किसी खतरे में धकेल सकती है। जिस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था, आज वो मेरे साथ होने वाला था। उन दिन मेरे पास एक साइकिल थी, तो मैं अपने साइकिल लेकर शाम के करीब 7 बजे के आसपास अपने घर से निकल गया। मैंने घर वालों को बता दिया कि मैं अपने किसी दोस्त के घर पर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मेरी बातों को सुनकर मेरे घर वालों को तो थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया। फिर मैं साइकिल लेकर निकल गया था। मुझे जिस एड्रेस के बारे में पता था मैं बस उसी की तरफ चलता जा रहा था। मैं अपने साइकिल लेकर निकला था। तब मेरा साइकिल का टायर भी कुछ ठीक हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए लगातार जा रहा था। फिर कुछ दूर जाने के बाद मैं एक जंगली रास्ते की तरफ आ गया, पर पता नहीं क्यों लेकिन उस रास्ते पर आने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था
जैसे कि मैं किसी एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे नहीं आना चाहिए था और मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। लेकिन फिर भी मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मैं उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर मुझे रुकना था और वहाँ पर मुझे वीडियो बनाना था। मैं अपने साथ अपनी मम्मी का फ़ोन लेकर आया था, तो मैं उस फ़ोन से वहाँ के इलाके की एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। वीडियो बनाने वक्त अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। अभी मैं बस वीडियो को रिकॉर्ड करने लगा था, तो तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि अचानक कोई मुझे पीछे आकर खड़ा हो। एक बार के लिए मैं तो डर गया था, लेकिन इसके बाद जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मैं अपनी तिरछी नज़ारों से इधर उधर देखने लगा, लेकिन अब मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वहाँ का नज़ारा काफ़ी शांत हो गया था। मुझे लगा शायद मेरा कोई भ्रम हो सकता है, इसलिए मैंने इन सब बातों पर ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा। और ऐसे भी इस जगह पर आकर मेरे दिल के अंदर थोड़ी सी घबराहट होना तो एक लाजमी बात था, इसीलिए मैंने इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी तक तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और फिर सब कुछ खामोश हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं इस बातों से अनजान था कि यह सिर्फ तूफान आने के पहले का सन्नाटा है। मैं लंबी लंबी सांस खींचकर वहाँ से वापस जाने लगा। मैंने अपना काम कर लिया था, यानी कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और बस अपनी बहादुरी की चर्चे सुनने के लिए बेताब हो रहा था। मगर अब की बात, मैं जैसे ही अपने साइकिल के पास आया तो मैंने देखा कि मेरी साइकिल की हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई थी। मेरी साइकिल अब टूट चुकी थी और उसकी हालत देखकर मैं बहुत ही बुरी तरह से कांप गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि साइकिल को इस तरह कौन तोड़ सकता है। उसके बाद मैंने साइकिल के आजू बाजू में किसी का निशान देखने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी तो वहाँ पर कोई भी निशान नहीं था। सच में मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसके बाद मैंने अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ दिया और अपने जान बचाने के लिए पैदल पैदल वहाँ से निकल लगा। मेरे मन में अभी भी काफ़ी सवाल घूम रहे थे, लेकिन उनका जवाब किसी के पास नहीं था। अभी मैं रास्ते की तरफ बढ़ रहा था, तभी ना जाने कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे कान के पास कोई एकदम हल्के हल्के सर में फुसफुसा जा रहा था, लेकिन मैं उसकी भाषा को समझ में नहीं पा रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर अब डर की वजह से एकदम सुन्न पड़ने लगा था। मेरी सांसें अब धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगी। फिर उसके बाद मैं एक बार के लिए पीछे मुड़ गया और इस बार मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। तभी मैंने देखा कि एक बेहद हट्टा कट्टा आदमी मेरे पीछे खड़ा था और दिखने में वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसके हाथ में कुछ था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई किसान हो। उसके सर पर बाल नहीं थे, उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसे हुए थे और उसके हाथों के नाखून भी धीरे धीरे अपने आप ही बदलने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे कि आप ये पूरा का पूरा बदल जाएगा। ये तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इस वक्त मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके बाद मौका देखते ही मैंने तुरंत वहाँ से सरपट भागना शुरू कर दिया। मैं जानता था ये वही शैतान था जिसके बारे में मेरे दोस्त बातचीत कर रहे थे और ये कभी भी मुझे ख़त्म कर सकता था। इसलिए मैं दुम दबाकर वहाँ से भागने लगा। अब मैं जंगली रास्तों में आ गया था। उस जंगली रास्तों में आजू बाजू में काफ़ी सारे लंबे लंबे पेड़ पौधे थे जिनके नीचे आराम से मैं छिप सकता था। लगातार भागते भागते अब मेरी सांस भी फूलने लगी और अब मैं ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकता, इसीलिए मुझे अब आराम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने लगी। जब मुझे लगा कि अब मैं ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं सकता तो मैंने अपने घुटने टेक दिए और उसके बाद मैं वही एक पेड़ के नीचे रुक गया। मैं जानता था कि अब मेरे लिए भाग पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ऊपर से वो रास्ता भी काफ़ी लंबा था और मेरी साइकिल भी टूट चुकी थी। ऐसी हालत में मुझे किसी भी तरह छिपकर रहना होगा। मेरे पास मोबाइल फ़ोन था तो उसके मदद से मैं अपने घर वालों को बुला सकता था। मुझे डर लग रहा था कि मेरे घर वालों ना जाने
मुझे कितनी डांट सुनाएंगी, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना ही था। मैंने जल्दी से अपनी मम्मी के फ़ोन से अपने दादाजी का फ़ोन पर फ़ोन कर दिया, और जैसे ही दादाजी ने फ़ोन उठाया तो मैं कांपती आवाज़ में उनको सारी बात बताई। मेरी बातों को सुनकर मेरे दादाजी भी घबरा गए, और उन्होंने मुझे हनुमान जी भगवान का एक मंत्र पढ़ने को कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बस 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएगी, जब तक मुझे एकदम सेफ रहना है। तभी मैंने अपने आगे पीछे और आजू बाजू सारी जगह पर देखने की कोशिश की, लेकिन अब वो शैतान मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में ही धुआं हो गया था। मेरा भी दिल लगातार कांपता जा रहा था। मगर उसके बाद मुझे एक बाइक की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ सुनते ही मेरी सांस में सांस आई। जैसे मैंने देखा कि मेरे दादाजी मेरी तरफ आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं जल्दी से भागता हुआ अपने दादाजी के पास पहुंचा। जैसे मैं अपने दादाजी के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे गाल पर 2 चांटे लगा दिए और मुझे भला बुरा कहने लगा। मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, मेरी गलती भी थी, तो ऐसे में मेरे गाल पर इक्का दुक्का चांटा लगना कोई बड़ी बात नहीं था। फिर उसके बाद वो मुझे घर लेकर आ गए, और घर में जाने के बाद मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। फिर सभी लोगों ने मुझे काफ़ी डांट लगाई और वो मेरे ऊपर भड़कने लगे, लेकिन मेरी गलती होने की वजह से मैं उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाया। उसके बाद मेरे दादाजी ने बताया कि 3 साल पहले वहाँ पर एक आदमी लकड़ी काटता था। एक दिन ना जाने क्यों उस आदमी की कैसे भी करके मौत हो गई, और उस दिन के बाद से उस आदमी का आत्मा वहीं पर भटकती है। वो आदमी देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा था, और उस दिन के बाद से वो आदमी उस जगह पर अपना कब्जा बना रखा है, और उसके डर की वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। रात में वहाँ पर जो भी जाता है वह अपनी मौत के साथ खेलता है। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कभी भी उस जंगल के इलाके में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब उनके प्रति मेरे मन में बहुत ज़्यादा दहशत बैठ गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।